नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। वेटिंग लिस्ट में शामिल आज़मीन हज का काफिला सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, चेयरमैन रियासती हज कमेटी तेलंगाना की सदारत में चेन्नई इमिग्रेशन पॉइंट के लिए हैदराबाद से एयर कंडीशन बसों के जरिए रवाना हुआ। ईनाडू ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन चुरुकुरी रामोजी राव 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। 5 जून को उन्हें सांस लेने में दुश्वारी के बायस हैदराबाद के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया था। हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों से बीजेपी की अक्सरियत के साथ NDA की हुकूमत अमल में लाई गई थी, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कायदीन के नारे नाकाम हो गए। जुबान पर रट लगा हुआ 400 पार का नारा अधूरा रह गया। मक्का मस्जिद के करीब चार मीनार के दामन में और मस्जिद हिम्मत यार जंग बेगम की मस्जिद के बिल्कुल सामने सड़क पर बैठकर कुछ नौजवानों के शराब नौशी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस तरह की गलत हरकतों की वजह से मुकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। ज़राए के मुताबिक पुराने शहर में गुंडा अनासिर के खिलाफ पुलिस की नरमी से सवाल उठ रहे हैं, जबकि पुलिस पुराने शहर की गलियों में रात भर घूम घूम कर नौजवानों को घरों में भेज रही है, तो दूसरी जानिब तारीकी मक्का मस्जिद व चार मीनार के दामन में गुंडा सिफत नौजवान खुलेआम शराब नौशी करते हुए दिखे जा रहे हैं। इससे मक्का मस्जिद और मुगलपुरा रोड पर वाक़ तारीखी हिम्मत यार जंग मस्जिद का तक़द्दुस पामाल हुआ है। हैदराबाद का चार मीनार और तारीखी मक्का मस्जिद दुनिया भर में मशहूर है। मक्का मस्जिद को जनूबी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद माना जाता है। इन सब के बावजूद इस तरह की सरगर्मियों को रोकने में पुलिस की नाकामी से शहरियों में नाराज़गी इन सब के बावजूद इस तरह की सरगर्मियों को रोकने में पुलिस की नाकामी से शहरियों में नाराज़गी पाई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद दुनिया भर से इस हरकत की मजम्मत की जा रही है। तारीखी चार मीनार के दामन में मक्का मस्जिद के करीब इस तरह की हरकत से ख़ासकर मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। वेटिंग लिस्ट में शामिल आज़मीन हज का काफिला सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, चेयरमैन रियासती हज कमेटी तेलंगाना की सदारत में चेन्नई इमिग्रेशन पॉइंट के लिए हैदराबाद से एयर कंडीशन बसों के जरिए रवाना हुआ, जिसमें तेलंगाना और कर्नाटक के 99 आज़मीन हज शामिल है। इस मौके पर एक विदाई तकरीब भी मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमानान खुसूसी की हैसियत से सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड तेलंगाना, मोहम्मद फ़हीमुद्दीन कुरैशी, वाइस चेयरमैन TMREE अनिल कुमार यादव, रुकने राज्यसभा शामिल थे। शेनसीन पर मुजीब अहमद, तकी आगा, अरकान रियासती हज कमेटी तेलंगाना भी मौजूद थे। काफिला तो जा चुका था, वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई, उसके अंदर फिर हमें खिदमत करने का मौका मिला। आज इस बस में 99 आज़मीन हज यहाँ से रवाना हो रहे हैं, क्योंकि पूरी फ्लाइट नहीं होने की वजह से आधी फ्लाइट चेन्नई में थी, तो यहाँ से हम चेन्नई उनको अटैच कर रहे हैं। वहाँ से वो लोग सीधा सऊदी को जिद्दा को पहुँचेंगे। और खास बात मैं कहना चाहता हूँ, इसके अंदर एक वो शख्स है जो जिसका वीज़ा कैंसिल हो गया था, जिनको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था पैसे नहीं देने के तौर पर, फिर अहले खैर हजरात ने उनको मदद किया। हमारे ये साहब लेटर लिखकर वो जोड़े का वीज़ा मंगाए, वो लोग भी इसके अंदर सवार है। और एक शख्स के वहाँ पर बॉम्ब को मार लगा था, तो हज कमेटी अपने खर्चे से उनको वापस बुलाए, उनके जगह पे उनके भाई को वहाँ पर रवाना कर दिया गया। और एक निजामाबाद के हाजी का वहाँ इंतकाल हुआ था, तो उनके जगह उनके मुहर्रम के लिए उनके दूसरे बेटे को यहाँ से आज इस बस में रवाना किया जा रहा है। हम 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। आप लोगों की बात की मैं वजाहत करना चाहता हूँ। स्टेट हज कमेटी का काम कुछ और है, सेंट्रल हज कमेटी का काम कुछ और है, हज मिशन का काम कुछ और है, सऊदी गवर्नमेंट का काम कुछ और है। जैसा कि मीना में जो खेमे लगाते हैं वो सऊदी गवर्नमेंट लगाती है, और वहाँ पर जो बिल्डिंग सिलेक्शन होती है, सीटी ईरानी गए थे हज से 2-3 महीने पहले। बिल्डिंग सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के तहत आता है, वो बिल्डिंग को सेलेक्ट करते हैं। वो वहाँ पर जो यानी जो एयर के जो जैसा कि फ्लाइट्स बुक कराना है, वो भी सेंट्रल हज कमेटी करती है। वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी जो है सेंट्रल हज कमेटी करती है, यानी माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट करता है। तो स्टेट हज कमेटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं रहता। फिर भी हमारे खादिमुल हुज्जाज इन आज़मीन के साथ है। हर साल 300 आदमी पे एक खादिमुल हुज्जाज हुआ करता था, इस साल 200 आज़मीन पर एक खादिमुल हुज्जाज है। वो वहाँ पर उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी मदद कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई तकलीफ हो तो सऊदी गवर्नमेंट से हो या CG हज से हो या सेंट्रल हज कमेटी से हो, वो लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं ताकि हमारे आज़मीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना आए।
और आज जो हाजियाँ जा रहे हैं वो सिर्फ तेलंगाना के हैं, सिर्फ तेलंगाना की हाजियाँ हैं। जुमला कितने हैं सब? 99 हाजियाँ यहाँ से आज जा रहे हैं। और इंतजाम के बारे में कुछ लोगों को खदशात है तो आप क्या अपील करें? देखिए, मैं आपको अभी फिर से दोबारा बता रहा हूँ, हज जो है 3-4 यानी जैसे सेंट्रल हज कमेटी, सऊदी गवर्नमेंट, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री और हज कमेटी, ये सबको मिलकर होता है। यहाँ हमारा काम कुछ और है, वहाँ उनका काम कुछ और है। अब हाजी पहुंच चुके हैं वहाँ पे, इबादतों में भी है, अब जी, जी। करेंगे तो उनके हालात से आप वाकिफ हैं? बराबर वाकिफ है। वहाँ हमारा जो खादिमुल इजाज़ है वो हमें वाकिफ करवा। जैसे सुबह से 2 की शुगर बढ़ गई थी, उनको कौन से दवाखाने में, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है तमाम खादिमुल इजाज़ का। कोई भी पेशेंट को कोई भी दवाखाना ले जा रहा है तो उस ग्रुप में डाल रहा है कि ऐसा है, हम क्या बोलते दवाखाने में शरीक करें, अल्हम्दुलिल्लाह और डिस्चार्ज। हत्ता कि हमारे पास जो जमजम पिलाया जा रहा है, जो पानी भी सर्व किया जा रहा है, उसके भी वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं। सुने, इंशाल्लाह वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बेहतर के दौरान कुछ ऐसे हादसा हो तो अवाम आपसे आगे नुमाइंदगी यहाँ पर हम एक कंट्रोल रूम रखे हैं जिसके अंदर टेलीफोन नंबर से हम खादिमुल इजाज़ से रब्ता अदा करके आप लोगों को इत्तला देंगे। ईनाडू ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन चुरुकोरी रामोजी राव 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। 5 जून को उन्हें सांस लेने में दुश्वारी के बायस हैदराबाद के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उन्होंने वहां इलाज के दौरान हफ्ते की सुबह 4:50 पर आखिरी सांसें ली। उनकी नाश फिल्म सिटी में वाक़ उनकी रिहायशगाह पर मुंतकिल कर दी गई। रामोजी राव की पैदाइश 16 नवंबर 1936 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पेड्डापुरपडी में चुरुकोरी वेंकटा सुब्बा राव और संबा के घर हुई। उनकी पैदाइश बड़ी बहनों राजी लक्ष्मी और रंगनायकम्मा के बाद हुई। ख़ानदान के अफराद ने रामोजी का नाम उनके दादा रामैया के नाम पर रखा। वो बचपन से ही एक मुनफरिद और तख्लीक़ी इंसान हैं। तेलुगु रोज़ाना ईनाडू शुरू करके सनसनी पैदा कर दी। ईनाडू को 10 अगस्त 1974 को विशाखापट्टनम के साहिल पर लॉन्च किया गया था। आज अपने आगाज़ के 4 दहों के अंदर ये क़ायरीन की पसंदीदा बन चुकी है। के साथ साथ सितारा सिनी मैगज़ीन एक अहम संग मेल बन गया। रामोजी राव ने उर्दू ज़ुबान के लिए भी काफ़ी खिदमत की। उन्होंने तेलुगु और दीगर ज़ुबानों के न्यूज़ चैनल के साथ ईनाडू उर्दू चैनल भी शुरू किया जो काफ़ी मकबूल हुआ और अब डिजिटल उर्दू ईनाडू भी शुरू किया गया और उर्दू लीग्स इदारे की जानिब से इनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया जाता है। हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों से बीजेपी की अक्सरियत के साथ एनडीए की हुकूमत अमल में लाई गई थी, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कायदीन के नारे नाकाम हो गए। जुबान पर रट लगा हुआ 400 पार का नारा अधूरा रह गया। हिंदुस्तान के अवाम ने 400 पार के नारे को कमज़ोर कर दिया। हाल ही में हुए पार्लिमानी इंतखाबात ने कई सियासी पार्टियों को परेशान कर दिया। पिछले 10 सालों से हुकूमत करने वाली बीजेपी पार्टी भी आज परेशान नज़र आ रही है। बीजेपी पार्टी एनडीए के साथ हुकूमत तो बनाएगी, क्या उनका हर फैसला कामयाब होगा? क्योंकि बीजेपी कायदीन अक्सर कहा करते थे 2024 में अगर बीजेपी हुकूमत में आएगी तो एनआरसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करके रहेगी, जिससे अक़लियतों में काफ़ी परेशानी और डर पैदा हो गया था। इसी बिना पर कई हलकों में मुसलमानों ने अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए बीजेपी को नाकाम किया। 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात इस बात का इशारा कर रहे हैं कि एनडीए हुकूमत इस बार फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाएगी या फिर बीजेपी के नारों का साथ देते हुए एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे फैसलों का साथ देगी। एनडीए बीजेपी की 240 सीटों की मदद से हुकूमत हासिल कर रही है। एनडीए की जानिब से वज़ीर आज़म का चेहरा नरेंद्र मोदी है और एनडीए की हुकूमत बनने के लिए 2 पार्टियों ने किंग मेकर का रोल अदा किया है। बिहार से नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू ने अपने पार्लिमानी सीटें एनडीए को दी है, जिससे एनडीए की हुकूमत तय है। वहीं इंडिया इत्तेहाद के 250 के करीब पार्लिमानी अराकीन हैं। क्या इंडिया इत्तेहाद अपोजिशन का किरदार निभाएगी और एनडीए हुकूमत के लिए परेशानी का सबब बनेगी? क्योंकि 2024 पार्लिमानी इंतखाबात एनडीए और इंडिया इत्तेहाद के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहे, लिहाजा एनडीए हुकूमत को हर फैसला सोच समझ कर लेने की ज़रूरत है।